बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कहने को तो छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार है और छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्यों में से एक है, लेकिन हालात यह हैं कि कोयले की कमी के चलते पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट जैसे हालात हो गए हैं। खुद सीएम बघेल भी मान रहे हैं कि अगर जल्द कोयला नहीं मिला तो प्रदेश अंधेरे में डूब सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरप्लस कोयले वाले राज्य में यह हालात पैदा क्यों हो रहे हैं और इस संकट से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? क्या इसके पीछे केंद्र की नीतियां जिम्मेदार हैं या प्रदेश में कोयला देश में बचा ही नहीं है? और अगर छत्तीसगढ़ कोयला पैदा करके दूसरे राज्यों को रोशन कर रहा है तो यहां के उद्योगों के लिए, यहां के खेतों के लिए बिजली क्यों नहीं है? बड़ा सवाल है। हमारे दर्शकों को याद होगा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जब राजस्थान के सीएम आए थे और कहा था सीएम भूपेश बघेल से कि राजस्थान में ब्लैकआउट हो जाएगा, वहां की बत्ती मत बुझने देना। और सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि छत्तीसगढ़ राजस्थान को रोशन करने की जिम्मेदारी लेता है। पर अब हालात बदल चुके हैं और प्रदेश केवल छत्तीसगढ़ नहीं, 10 से 12 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर भयंकर बिजली संकट खड़ा होने वाला है गर्मी में। अब ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य क्या करेंगे, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, छोटे राज्य हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खपत जो है दूसरे बड़े राज्यों की तुलना में बहुत कम है छत्तीसगढ़ में और कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी यहां ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? सीएम बघेल ने क्या कहा, डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, सुनिए। कोयले की जो स्थिति है, आज पावर प्लांट के अलावा दूसरे जो प्लांटों को भी जो कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति सभी जगह कटौती कर दी है या बंद कर दी है। तो औद्योगिक गतिविधियों में निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। ज़्यादा हिंदुस्तान में कोयला यदि जा रहा है तो छत्तीसगढ़ से जा रहा है। ये नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार ने किया है, उत्पादन बढ़ाने की काम है। राज्य सरकार को जो मदद करना चाहिए वो करना चाहिए। तो राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। आधे हिंदुस्तान में जो कोयला जा रहा है छत्तीसगढ़ से जा रहा है। आप सोचिए, इससे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मेरे छत्तीसगढ़ की जमीन कोयला निकाल करके दे रही है, आधा देश उससे रोशन हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के ना तो उद्योगों के पास बिजली मिल रही है, ना ही खेतों में किसानों को मोटर चलाने के लिए बिजली मिल रही है। अब हमारा सवाल क्या है और क्यों लाजमी है, जरा देख लीजिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार, फिर क्यों अंधेरे में डूबने के आसार? कोल संकट के लिए केंद्र जिम्मेदार, बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। किसान और उद्योग बेहाल, कोल संकट कर देगा कंगाल। अभी तो उभरे थे ब्लैकआउट के मुहाने पर देश, क्या करेंगे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश? छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश इसलिए हैं क्योंकि हम बहुत मजबूर, असहाय महसूस करते हैं कि हमारे यहां से आइए, कोयला लेकर जाइए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है कि देश में संसाधनों पर सभी का हक होता है, लेकिन ये सब जानते हैं कि जो राज्य होता है पहला हक उस जगह पर, उस संसाधन पर उसका होता है और उससे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी तो छोड़िए, यहां तो जरूरत के हिसाब से ही कोयला नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अमित श्रीवास्तव, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता नरेश गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं अमित जी और आपसे जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को जरा समझाइए कि इतना ज्यादा प्रदेश में कोयला होने के बाद भी हम बिजली संकट के मुहाने पर क्यों खड़े हैं और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उस पे जाना पड़ेगा, कंटेंट पे जाना पड़ेगा अभिलाष जी। और आपको मैं बता दूं कि वी आर रिच इन मिनरल्स, एज यू नो, कि छत्तीसगढ़ में प्रचंड मात्रा में यहाँ पर मिनरल्स है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि एक माइनिंग नीति बनी थी
71 से 73 के लिए जो माइनिंग नीति बनी थी, और उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इन्होंने 2018 में, अभिलाष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं अमित जी आपको। जी, देखिए 2018 में इन्होंने एक माइनिंग नीति लाई, और उसके तहत इन्होंने जो चीजें लाई हैं, उसके बाद आप देखेंगे 2-3 सालों से जिस प्रकार से यहाँ पर जो कोयला संकट हो रहा है, निश्चित तौर पे आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन के अलावा जो नॉन पावर सेक्टर है, उद्योग है, वो भी आज कोयले के कमी से जूझ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ का कोयला दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, और एक प्रकार से देखिए कि यहाँ की इंडस्ट्रीज को 60% एज कंपेयर टू अदर स्टेट 60% हमको कोयला कम भी दिया जा रहा है, और यहाँ पर 30 से 40% तक उत्पादन हमारा घटा है। और सबसे बड़ी बात यह है अभिलाष जी, जो सुचिंता का विषय है, कि नॉन पावर सेक्टर के उद्योग को जो तरस रहे हैं, कोल के लिए जो तरस रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं जो ये संकट गहराया है, इसके लिए पूरी तरीके से अगर कोई सरकार जिम्मेवार है तो वो केंद्र सरकार है। और देखिए जिस प्रकार से एक कैपेटिव जो इन्होंने कानून लाया था कैपेटिव माइनिंग का, तो इनकी जो नीतियां थी उसके कारण अगर आज आप देखिए कि जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं, कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके रेट में और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है कोल का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें 3,000 रुपए का माइनिंग का पड़ता है पर टन, और अगर उसको देखेंगे तो 16,000 से 21,000, तो वास्ट डिफरेंस आएगा। और अगर जिस प्रकार से एक दबाव राज्यों को बनाया जा रहा है, उससे सारी चीजें महंगी होंगी, जनता की अमित जी, प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? इसका कोई रीजन आपके नॉलेज में? सरकार चूंकि सूत्र आपको सब जानकारी देते होंगे, इसका कोई खास कारण कि प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है? देखिए प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, उसके 2-3 कारण है। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो नीतियां 2018 में आई हैं, उसकी लगातार देश के जो विद्वान वर्ग है, जो इस फील्ड के होते हैं, भाई वी आर नॉट टेक्निकल पर्सन फॉर दिस इशू, लेकिन हम जब उनके आर्टिकल्स पढ़ते हैं अभिलाष जी, तो निश्चित तौर पे उन्होंने भी इस पूरी जो इनकी जो कानून इन्होंने बनाया था, उस पे उनके उसके अंदर उनमें बहुत रोष था कि जिस प्रकार से इन्होंने बनाया है, सबको कोऑर्डिनेशन करके इन्होंने नहीं बनाया है। और एक चीज आपको बता दूं कि समस्या जो ये पैदा की गई है, प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं आज वो इंपोर्ट करके जो ला रहे हैं, राज्यों को दबाव बनाया जा रहा है, जिससे बिजली महंगी होगी। हमारे यहाँ आपको मैं बता दूं अभिलाष जी, लोहा 70 रुपए हो गया था, और जिस प्रकार से उत्पादन अभी जब रेगुलाइज हुआ था, फिर से 60 रुपए हो गया। सीमेंट अगर आप देखेंगे 1,000 प्रति टन के बजाय 3,000 प्रति टन का करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोल की कमी हो रही है। और आपने पूछा रीजन, मैं आपको रीजन बता दूं। एक तो जो रीजन है वो ये है कि जिस प्रकार से चाइना और यूरोप में जो झगड़ा चल रहा है, जो मेरा नॉलेज के तहत, कि जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से वो कोल खरीदते थे, और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जो कोरोना हुआ था उसकी जांच हो, कहीं ना कहीं उसमें चाइना इन्वॉल्व है। तो चाइना ने ये कह दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया से कोल नहीं खरीदेंगे, और जिस प्रकार से वो रेट जो बढ़ रहा है उसके कारण, और ये एक जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी एक रीजन है, लेकिन सबसे अहम रीजन है कि इस देश की जो सरकार है वो पूरी चीजों को कहते हैं ना मैनिपुलेट कर रही है, सारी चीजें जनता के समक्ष नहीं आ रही है। ठीक है, नरेश जी के पास आता हूं सर। नरेश गुप्ता जी, मुझे ये बताइए सर, ये बहुत बड़ा बिजली संकट हर गर्मियों से पहले आ जाता है, और हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार, बड़ी सक्षम मानी जाती है, दूरदर्शी मानी जाती है, पर इस बार ये माना जा रहा है कि संकट ज्यादा बड़ा है। और ये किसके? अब कोयल संकट है तो कोयले के लिए तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उसके उत्पादन के लिए, आपूर्ति के लिए। तो अब इस पर किसको कैसे क्या जिम्मेदारी लेगी केंद्र सरकार की? हाँ, हमारी नीतियों की वजह से या बाहरी हालातों की वजह से स्थिति बन रही है। देखिए अभिलाष जी, मेरे मित्र ने क्या कहा वो तो मैं नहीं सुन पाया, क्योंकि मैं डिस्कनेक्टेड था उस चीज में। जो अमित जी ने कहा वो तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मैं डिस्कनेक्टेड था उस समय। देखिए, आप कोल की वर्तमान परिस्थिति का आकलन करें, हिंदुस्तान में पावर सेक्टर को छोड़कर बाकी सेक्टर्स में जो इंपोर्टेड कोल है उसका RB1 और RB2 का यूज पिछले 12 सालों में बहुत बड़ी मात्रा में किया जाने लग गया था, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि उसकी जो उसका हीट कैपेसिटी है वो 3 to 4 टाइम्स हायर होता है हमारे यहाँ की कोल से। तो वो कोल में मिक्स कर या जैसी नीड हो, वो इंडिपेंडेंट उस इंपोर्टेड कोल को RB1 और RB2 को यूज किया करते रहे हैं। अब स्थिति क्या हुई है, वर्ल्ड में एक नया सिनेरियो आया, कोरोना के बाद एक नया प्रॉब्लम आ गया वार का। ये
यूक्रेन और रशिया वार, तो उसके बाद फ्यूल का रेट बढ़ गया। फ्यूल के रेट के साथ ही साथ अब उसका इम्पैक्ट आया, कोल का रेट बढ़ गया और वो कोल का रेट भी बहुत प्राइस हाइक हो गया। तो और उसके बाद भी आप यदि ये कल्पना करेंगे ना कि यदि 1 मीट्रिक टन हमको ये 4,000 के आसपास पड़ता है, वो 11 से 12,000 13,000 पड़ता है लैंडिंग कॉस्ट जो है हिंदुस्तान में, और उसकी कैपेसिटी जो है इंडियन कोल से उसका जो हीट जो है 3.5 to 4 टाइम्स हायर होता है। तो इट इज नथिंग, लेकिन आज उसकी भी अवेलेबिलिटी में एक प्रॉब्लम हो गया। वर्ल्ड के जो अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो वार लेवल है उसके कारण, इसके कारण जो अदर देन पावर सेक्टर में जो यूज होता था, तो अदर देन पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ गई उस किसकी, इंडियन कोल की, जो वो इसकी तुलना में वो यूज करते थे, जो 3 to 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देती थी। 40, 45, 52, 56% तक वो एक्स्ट्रा हमको इसकी तुलना में यूज होता था, मतलब अभी हमने मुझे जो जितनी जानकारी है नरेश जी, मैं बहुत ज्यादा इसका एक्सपर्ट तो नहीं हूं, 60% यूज करता था। बिल्कुल, लेकिन नरेश जी दो चीज, एक तो आपने कहा कि 3 से 4 टाइम जो हाई कैपेसिटी कोयले का जो एनर्जी हमको मिलती थी, एफिशिएंसी उसकी, उसको लेकर के इंडिपेंडेंटली लोग जो है उसको अपने उसमें मिक्स करके यूज करते थे। सीएम भूपेश बघेल का भी बयान हमने सुनाया, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने कंपल्शन कर दिया है कि 10 से 20%, एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता 10 या 20, लेकिन 10 से 20% आपको मिक्स करना ही पड़ेगा विदेशी कोयले को। यह कंपल्शन डाल दिया केंद्र सरकार ने। इसके डालने के पीछे की एक तो वजह, और दूसरा ये सर कि अब बिजली संकट, कोई नोटिफिकेशन, हाँ सर बोलिए नरेश जी। अभिलाष जी, ऐसा कोई नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है। इट इज एडवाइजरी, क्योंकि उसका यूज करोगे तो आपको जो हिंदुस्तान का कोल का प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन ऑफ द कोल है, कल मेरी रांची में और 2 जगह और बात हुई, 2 कोल फील्ड्स में, और तो उनका यह कहना है कि वो ऑल टाइम हायर प्रोडक्शन में चल रहे हैं। ऑल टाइम हायर साइड का प्रोडक्शन अक्टूबर से अभी तक का, लास्ट क्राइसिस जो अक्टूबर में हुआ था, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रोडक्शन है। तो उसका देखिए अब क्या हो रखा है, पिछले 2-2.5 महीने से जो वार का लेवल है, करो चाइना और ऑस्ट्रेलिया का झगड़ा था, उसके बाद ये जो वार का सिनेरियो आया, उसके कारण जो बाहर से कोल आ रहा था वो कोल आना बंद हो गया। ये उसका प्राइस हाइक हो गया, 20 से 30, 40, 50% प्राइस हाइक हो गया। अच्छा, उसको हम बुलाते थे कि एक तो हमको वो उसका ऐश का डिस्पोजल कम करना पड़ता था, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा देती थी लेकिन ऐश कम देता था, तो वो उद्योगों को बड़ा सस्ता पड़ता था। अब वो एट पार हो गया है जो इंडियन कोल है। ये तो तकनीकी बातें हो गई नरेश जी, इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अब मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बताइए, बढ़ा हुआ है नरेश जी, ये तकनीकी बातें हो गई जो आप और हम और अमित जी करते हैं, अच्छे लगते हैं। पारसनाथ जी मेरे साथ बैठे हैं। मेरे छत्तीसगढ़ के किसानों को बताइए कि हमारी जमीन पे सबसे ज्यादा कोयला, और हमारे खेतों में अगर पानी के लिए चलाने के लिए मोटर में बिजली नहीं, हमारे उद्योगों के लिए प्लांट चलाने के लिए बिजली नहीं, तो हम किसको जिम्मेदार माने, सीएम भूपेश बघेल साहब को या नरेंद्र मोदी साहब को? बहुत सीधा सवाल है मेरा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी जवाबदार नहीं है, ना भूपेश बघेल। ये सरकमस्टांसेस है, ये उद्योग। देखिए, आप अभी पावर कट की स्थिति नहीं है इस प्रदेश में, उद्योगों को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उद्योग पहले इंपोर्टेड कोल को बेस बना रहे थे, क्योंकि उनका कॉस्ट कम हो रहा था, उनका एस डिस्पोजेबल कम था, एस डेक्ट में कम जाना पड़ता था, वो एस का मेंटेनेंस कम होता था। मतलब उद्योगों में दिक्कत शुरू हुई है, आगे बढ़ेगी अगर नरेश जी तो खेतों में जाएगी। मैं पूछ लेता हूं पारसनाथ जी, क्या खेतों में आपको पर्याप्त बिजली मिल रही है और कोई टेंशन नहीं है, आगे मिलती रहेगी, या चिंता है? क्योंकि जिस तरह से उद्योगों को बिजली की कमी शुरू हो गई है, ऐसे कहीं खेतों के साथ दिक्कत ना हो जाए। ये तो गंभीर चिंता का विषय है, और ये खेती के लिए नहीं, आम जीवन में कहा जाता था कि बिन पानी सब सुन, किंतु आज ये कहा जा सकता है बिन बिजली सब सुन हो जाएगा। क्योंकि आज पानी भी बिजली से ही मिलता है, चाहे खेतों को हो, चाहे गांव में पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे आम जीवन को सुविधा देने की बात हो। अगर कोल संकट के कारण अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो यह बहुत दुर्भाग्यजनक है, और सरकार को इसमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं सरकार का मिसमैनेजमेंट है, जिसका नुकसानी आम जनता को उठाना पड़ सकता है। ठीक है अमित जी, मुझे याद है कि जब कोरोना का संकट चल रहा था, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोयले के आदान प्रदान को लेकर के
उसमें बड़ी गंभीर दिक्कतें आई और उस वक्त मीडिया में एक खबर आई जिसे हमने बहुत अच्छे से केंद्र सरकार के शाबाशी के साथ उस खबर को हमने भी दिखाया था कि उस दौरान बहुत कम कीमत पर ऑस्ट्रेलिया से बड़े बड़े रैक्स जो थे, जहाज शिप के शिप हमने कोयले के इंपोर्ट करवाए थे और सरकार ने पीठ थपथपाई कि देखिए हमने कैसे इस मौके का फायदा उठा लिया। अब जब सरकार ने एक एडवर्स कंडीशन में कोई अच्छा काम करके उसकी शाबाशी ली है, तो आपको लगता है कि अब इस समस्या को एंटिसिपेट नहीं कर पाने की वजह से 12 राज्यों में बिजली संकट खड़ा करने के मुहाने पर लाने के लिए केंद्र सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? निश्चित तौर पे अगर किसी चीज की जिम्मेदारी कोई लेता है तो उसकी असफलता की जवाबदारी भी उसे लेनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से हमारे यहाँ 300 अरब टन हमारे यहाँ माइंस जो है वो कोयले का भंडार है, लेकिन आप देखिए, आपने ठीक कहा, हमारे यहाँ कोयले का भंडार है, परंतु नॉन पावर सेक्टर जो हमारे यहाँ कोयले के लिए तरस रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट का 1 साल का और रोड ट्रांसपोर्ट का 3 साल से एडवांस पेमेंट होने के बाद भी आज आपूर्ति नहीं की जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको मैं एक डाटा बताना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारे यहाँ स्पंज आयरन को प्रति माह 15 लाख टन कोयले की जरूरत रहती है और अभी सिर्फ 6 लाख टन, उसमें भी नॉन पावर सेक्टर को मिला के। मतलब आप समझ लीजिए कि उद्योग जो है वो किस तरह से तरस रहा है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी कोल आता है देश में, उसमें 345 हमारे यहाँ माइंस है और कोल इंडिया लिमिटेड के मार्फत से उसका 80% हमारे को आता है। लेकिन मैंने आपको जो बताया कि जो केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया है, अभिलाष जी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल अमेंडमेंट मिनरल्स कंसेशन रूल्स 1960, उसके तहत जो उन्होंने अलाउ किया है, जो मैंने कहा कैप्टिव कोल के लिए, उसके बाद जो स्थिति विकराल हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए कि उनकी नीति, अगर एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं कि वो गलत है, इस प्रकार से उन्होंने 3 काले कानून लाए थे, बाद में उसे वापस लेना पड़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में आप देखेंगे ये कानून को भी इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैकआउट आने की स्थिति में, जैसे आपने कहा, 12 राज्यों में अगर स्थिति विकराल है, ब्लैकआउट मत हो जाए कहीं। आज जिस प्रकार से पारसनाथ भैया ने कहा, बिजली, इस कोयला नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ आज बिजली है। और हम जानते हैं, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं अभिलाष जी, इफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्शन इज लो और डेफिनेटली डिमांड इज हाई, उसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो जनता की जेब में कोरोना काल के बाद ऐसे ही इस आपदा में वो परेशान है, तो क्या केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको और परेशानी में डाल दे? ये दुखद पहलू है। नरेश जी, देखिए अब एक बहुत जायज और चिंता वाला सवाल ये भी उठ रहा है नरेश जी, कि बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर मैं कर लूं तो देखिए, छत्तीसगढ़ कोरोना के बाद पूरे देश में हर राज्य में लगभग यही हालात थे। अब जाकर के हम लोगों ने गति पकड़ी थी डेवलपमेंट की, विकास की, प्रोडक्शन की, तमाम चीजों की। और यहां बिजली संकट ये केवल एक स्पंज आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो देखिए यहां पर अगर इसमें आधा बिजली की मुहैया हो रही, आधी से भी कम 15 लाख टन की जरूरत है स्पंज आयरन को इंडस्ट्रीज को, और 6 लाख टन की सप्लाई हो रही है, यानी कि हाफ प्रोडक्शन का मतलब है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है पटरी से नीचे उतर जाएगी। और ये इसका खामियाजा उस आदमी को भी भुगतना पड़ेगा जिसका किसानी से कोई लेना देना नहीं, जिसका स्पंज इंडस्ट्री से भी कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत संजीदगी से इस पर काम होना चाहिए? देखिए सर, अभिलाष जी, बड़ी संजीदगी से पूरे सिस्टम पे काम चल रहा है। अक्टूबर 2021 में जो एक प्रॉब्लम हुआ था, उस समय कितना हाइप था, पूरे देश को डरा दिया गया था कि पूरा आप अंधकार हो गया, देश बर्बाद हो गया, देश खत्म हो गया। ये स्टेज दिखा दिया था महानुभाव लोगों ने। आज भी वही स्थिति निर्मित कर दिए हैं। देखिए, आप क्राइसिस उस लेवल तक नहीं है कि आपका सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। आप इस बात की कल्पना करिए, उद्योग जो मेजॉरिटी में जो नॉन पावर सेक्टर के जो सेगमेंट के इंडस्ट्रीज हैं, वो मेजर इंपोर्टेड कोल पर बेस हो गए थे। आज वो वर्ल्ड में जो एक नया सिनेरियो हुआ, जो वार का लेवल आया, उसके बाद उनको डोमेस्टिक कोल की जरूरत होने लग गई। आप कल्पना करिएगा, तो डोमेस्टिक कोल ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन पे चल रहा है, ऑल टाइम। तो उसके बाद यदि कोई चीज सिनेरियो चेंज हो रही है तो उसको कोप अप करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उसके लिए पेशेंस के बजाय आप दहशत का वातावरण पैदा करें और जनता को दिग्भ्रमित करें। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार ने किसी को कंपेल किया है। इंडस्ट्रीज को या देश को, पूरी दुनिया जो है
ये RB1 और RB2 में क्यों जा रही है? उसका सबसे बड़ा यूज कारण यही है कि वो बहुत हाई एफिशिएंट कोल है, वो उसमें हीट बहुत बढ़िया देती है, लेकिन वो पावर सेक्टर के लिए यूज नहीं होता है, अदर देन पावर सेक्टर में यूज होता है, क्योंकि इतनी हीट की जरूरत पावर सेक्टर को नहीं है। लेकिन वो इंडस्ट्रीज पावर सेक्टर की कोल जो उनका डिमांड था कोल का, आज से 2 महीने पहले वो कोल का डिमांड इसलिए बढ़ गया क्योंकि उनका इंपोर्टेड कोल आना बंद हो गया। तो इम्पैक्ट उस बैलेंस को बनाकर फिर प्रोडक्शन आने देखिए थोड़ा सा समय लगेगा नरेश जी। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं होगा ना, लेकिन हमारा प्रोडक्शन तो मैं देख पा रहा हूं कि आधा हो गया। अगर कोयला आधा तो प्रोडक्शन आधा। बिल्कुल पेशेंस रखिए। हाँ, पेशेंस ठीक है, अच्छी बात। और देखिए नरेश जी, सर आप कोयला मैं बात कर रहा हूं कोयला के प्रोडक्शन की, अभिलाष जी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द कोल ना, और मैं आपसे बात कर रहा हूं उस कोयले के प्रोडक्शन से मेरे छत्तीसगढ़ पर नरेश जी, ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा है। मैं बिल्कुल मान रहा हूं, आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी इस वक्त मैं अपने छत्तीसगढ़ की चिंता कर रहा हूं। मेरे छत्तीसगढ़ में मुझे पता है कि मेरा अगर कोयले की सप्लाई यानी कि पावर मेरे ऑरेंज स्पंज कंपनी को आधी हो जाएगी तो प्रोडक्शन उसका आधा हो जाएगा। ये तो सीधा सा लॉजिक है सर। और मुझे चिंता इस बात की है कि चाहे वो आर्थिक गति हो, चाहे विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास दर हो, सब चीजें इससे लड़खड़ाएंगी। पारसनाथ जी के पास आता हूं। पारसनाथ जी, क्या आपको लगता नहीं कि चाहे कृषि हो या बाजार हो, ये बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हमारी पूरी व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर रहती है। अगर किसी एक बड़े सेक्टर में मंदी आएगी छत्तीसगढ़ में, तो एक किसान भी तो आम आदमी है ना, उस पर भी उसका कहीं ना कहीं असर आ जाएगा। आपकी फसलों के दाम कम मिलेंगे बाजार में आपको। हुई तो देश बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इसको सप्लीमेंट करना चाहूंगा। मैनेजमेंट है ये सरकार की, और इसको गंभीरता से अभी कांग्रेस नेता श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, सही बात बोल रहे थे कि ये जो कानून है या जो नीति बनाई है उस पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और ये जो अभी संकट आने वाली है ये दोबारा ना आए, ऐसी नीति बनानी चाहिए। ठीक है नरेश जी, आप 20 सेकंड 30 सेकंड में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, वो कर लीजिए, फिर मैं अमित जी के पास आता हूं। देखिए अभिलाष जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं, ये कोल का जो प्रॉब्लम आप पूरे देश में यदि आज को प्रॉब्लम डेवलप हुआ है, क्यों डेवलप हुआ है, दैट वाज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबॉडी एल्स। दैट इज इंटरनेशनल लेवल पर जो वार चल रहा है उसका इंपैक्ट है। देखिए उससे क्या, इंडस्ट्रीज को जो कोल आ रहा था वो कोल खत्म हो गया आना, वो कोल खत्म हो गया तो वो 40% जो उनका कंजम्पशन होता था, जो 15% में 40% को यूज करके, 40% के बदले में 15% कोल यूज करके अपना सब्स्टिट्यूट करते थे, वो 40 से 50% उनका कोल का डिमांड सडन बढ़ गया। तो देखिए आपको प्रायोरिटी तय करनी होगी कि आप ये तय बोल रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योग बंद हो जाएंगे। बिल्कुल उसका इंपैक्ट होगा यदि कोल नहीं मिलेगा तो, लेकिन ये क्या चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ के उद्योग एज इट इज चले, पूरा रेस्ट ऑफ हिंदुस्तान अंधेरा हो जाए, ये आप कल्पना करना चाहेंगे? नरेश जी तो अब आप अपरोक्ष रूप से आप स्वीकार कर रहे हैं ना, वही जो डर हम दिखा रहे थे नरेश जी कि ब्लैकआउट के मुहाने पर हैं हम, अगर हमको प्रोडक्शन नहीं अप्रोक्ष रूप से आपने स्वीकार किया कि अगर हम यहाँ पर सब चीजें ठीक कर देंगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी। के बातों का जवाब दे अभिलाष जी। अभिलाष जी, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब दे रहा हूं। वो तो बोलते हैं मैं भरपेट खाना खाऊंगा लेकिन अपने पड़ोसी को खाने भी नहीं दूंगा, उसका भी छीन के खा लूंगा, और जब मेरी मर्जी आएगी तो पड़ोसी को दूंगा और बोलूंगा कि कोई तीसरा आदमी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आदमी बैठकर उन दोनों को डील कराता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बैठ के डील कराता है, और छत्तीसगढ़ के मुखिया उसको कोल देने के लिए तैयार होते हैं, जिसके लिए वो दुनिया भर का हाहाकार मचाए रहते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के समय। और उस डील को किस डील के तहत फाइनल किया गया? देखिए ये सब फालतू चीजों की बात है, ये लोगों को ये समझ में नहीं आता। देश में लास्ट 40 सेकंड अमित जी आपके पास आता हूं, लास्ट 40 सेकंड अमित जी, दहशतगर्दी करते हैं ये जी। अमित जी प्लीज। दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं ये देश में। आज जो कल परसों दिल्ली में हुआ और आज राजस्थान में हुआ, दहशत कैसा पैदा करते हैं
जिसके दिल्ली कारण पे यहाँ बोले blackout कि अब होने की अल्पसंख्यकों के स्थिति ऊपर में आ अटैक हो गए। गया। और मुझे लगता है आज कि क्या हो गया, कैंडिडेट अलवर में हिंदू मंदिरों को गिरा दिया। सम्मानित प्रवक्ता, ये ऐसी यार सोच highly के लोग हैं, confused today। ये सब आप कुछ पूछ रहे हैं, वो दहशतगर्दी बता करने कुछ वाले रहे हैं। लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि दहशतगर्दी 1920 करके में सौदागर हमारा है जो ये। कोल का वो था 73% हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ और 27% हमने इंपोर्ट किया। इस साल बढ़ा है, जो भैया कह रहे थे, बहुत ही लर्नेड है भैया, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन टुडे मुझे ऐसा लगता है दे आर हाईली कंफ्यूज। आप कुछ कह रहे हैं, भैया कुछ जवाब दे रहे हैं। और मैंने जैसा कहा कि जो अमेंडमेंट इन्होंने किया है इसे वापस उसके लिए करना चाहिए और जनता के हित में मोदी सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अमित जी, मैंने ऐसी क्या पहले कहा कि आपने जो कहा वो मैंने सुना नहीं। प्लीज डोंट मैंने डिस्टर्ब मी। बताया आपका पहले फेज का वर्जन मैंने सुना नहीं। भैया दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। आप ऐसा मिसकोट ना करें। रुक लीजिए प्लीज, आप डिस्टर्ब मत करिए। देखिए अभिलाष जी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो CEA होती है, लेकिन आप उन्होंने मिसकोट कहा कर है, रहे हैं कि मैंने जवाब उन्होंने नहीं दिया। कहा है मैं तो कि शुरुआत कोल करता ही जो बोला स्टॉक कि है, मैंने आपने क्या ना बोला ना और नरेश जी मैंने उनके सुना जवाब नहीं। के लिए नहीं बोल रहे। नरेश जी वो ये कह रहे हैं कि मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। उन्होंने ये कोट किया, सॉरी अगर आप नहीं सुन पाए तो, लेकिन उन्होंने आपको नहीं कहा वो चीज, उन्होंने मेरे सवालों को नहीं, तो लेकर कही। सवाल आपका सवाल ही नहीं। मैंने कहा भैया जी, मैंने आप तो बहुत पहले कहा लर्नेड कि मैंने आदमी हैं, सवाल नहीं बट सुना टुडे होगा। यू आर हाईली कंफ्यूज। और कोल स्कैम इन्होंने किया था, उसी का पाप सेंट्रल देश ठीक है भोग अमित जी, रहा अमित है। जी 30 सेकंड आप कोल ले लीजिए प्लीज, स्कैम लास्ट करने 30 के बाद सेकंड अमित जी। रीएलोकेशन में ठीक है बोल नरेश जी, दिया। अमित जी को सेंट्रल कंक्लूड करने देंगे इलेक्ट्रिसिटी प्लीज, अमित जी को कंक्लूड कर इसका लेने पाप देंगे। ही हम भोग रहे हैं। कि उनके पास कोल स्कैम का पाप भोग रहे हैं। 25% अभी 7 दिनों का ही कोल कोल है, स्कैम का उसके बाद पाप blackout भोग रहा है होने ये की स्थिति देश। में हम लोग आ जाएंगे। मनमोहन तो क्या ये सिंह गैर के सरकार में सीरियस जो आप गैर लोगों ने सीरियस सरकार कोल नहीं है, स्कैम तो किया केंद्र था में ना, बैठी हुई सरकार जिसके है, बाद रीएलोकेशन में गया पूरा कोल, उसका पाप ये देश भोग रहा है। वक्त खत्म हो गया है कोल स्कैम का पाप अमित जी, नरेश जी, पारसनाथ जी, देखिए वक्त खत्म हो गया। देखिए बिल्कुल 2-3 बहुत अच्छी बात है। नरेश गुप्ता जी ने बताया कि दुनिया में हालात ऐसे हैं कि कोयले का संकट है और उसके लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा थोड़ा परेशानी सबको होगी, लेकिन जब तक ये परेशानी थोड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर बढ़ गई तो आप यकीन मानिए कि बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अभी जिस तरह से अमित जी ने बताया, और अगर वो आंकड़े सही हैं तो ऑलरेडी अभी इसी वक्त आधे से भी कम प्रोडक्शन हो रहा है आयरन स्पंज इंडस्ट्री में, और अगर ये थोड़ा सा बढ़ता है तो फिर बिजली कटौती का संकट खड़ा होगा। पारसनाथ जैसे जो हमारे किसान नेता हैं उनको उनकी तकलीफें उजागर होंगी, और हमारा काम सरकार को जगाना है, आपको डराना नहीं है। लेकिन हां, बिजली संकट का ये जो पूरा डर है, ये जो पूरा कोहराम है, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि 10 से 12 राज्यों में बताया जा रहा है। सरकार इसे लेकर कदम उठा रही है, जल्द उठा ले तो अच्छा है, वरना दिक्कतें होंगी। और रही बात छत्तीसगढ़ के कोयला भंडार की, तो ये हर किसी को जिसके घर में संसाधन होते हैं और जब उसे उसी संसाधन की कमी महसूस होती है तो दर्द होता है। यह नैतिक तौर पर भले ही सही ना हो पर स्वाभाविक तौर पर सही लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, नरेश जी, पारसनाथ साहू जी हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।